स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद वी डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 दैट इज इनहेरिटेंस। इसमें आज हमें लास्ट टॉपिक कंप्लीट करना है दैट इज वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन एंड एवोल्यूशन की, तो हम इसमें बात करेंगे वेरिएशंस हमारे जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में वेरिएशंस आ जाती हैं या बॉडीली वेरिएशंस आती हैं या डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो चेंजेस आते हैं वेरिएशंस आती हैं, तो उसकी हमने बात करनी है। और वेरिएशंस ऑलवेज लीड टू एवोल्यूशन। इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है वो भी आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करते हैं हमारी एवोल्यूशन के अंदर। इसके अलावा स्पीशीज के अंदर इफेक्ट होता है, उसके लिए बॉडीली इफेक्ट होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, वेदर की बात करें, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमेशा एवोल्यूशन को लीड करते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर हम एक स्पीशीज की रिकॉर्डिंग बात करते हैं, तो स्पीशीज की रिकॉर्डिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सबसे पहला फैक्टर है जो कि वेरिएशंस को लीड करता है। यानी वेरिएशंस होंगी तो एवोल्यूशन आएगी। और एवोल्यूशन कोई किसी एक इंसान किसी एक इंडिविजुअल की वेरिएशन से एवोल्यूशन नहीं आती। एवोल्यूशन हमेशा पॉपुलेशन की वेरिएशन से आती है। पॉपुलेशन में यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए जो कि एवोल्यूशन को लीड करते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब म्यूसिस होती है, म्यूसिस का फैक्टर होता है, यानी माइटोसिस होती है, इंडिविजुअल्स में म्यूसिस होती है, तो उस चीज के केस में क्या होगा कि देयर इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर होती है जब जीन्स की, फॉर एग्जांपल ये अगर क्रोमोसोम है, तो म्यूसिस के केस में आपने देखा होगा कि एक जब जीन्स की रिकॉम्बिनेशन होती है, तो ये वाला जो है ये दोनों कॉम्बिनेशन जब इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी, तो क्रॉसिंग ओवर क्या क्या ये दोनों ओवरलैप कर देंगे, ये दोनों ओवरलैप कर देंगे। इसका पार्ट, इस क्रोमोसोम का पार्ट इस क्रोमोसोम के पास आ जाएगा, इसका पार्ट जो है वो इसके पास चला जाएगा। इस तरह इन दोनों का ये इस वक्त इधर हो गया क्रॉसिंग ओवर। दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की वजह से क्रोमोसोम्स की जब क्रॉसिंग ओवर होती है दिस क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो इंडिविजुअल्स के अंदर चेंज आता है, और जब इंडिविजुअल्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर चेंज आएगा तो दिस इज लीड्स टू पॉपुलेशन। और जो पॉपुलेशन का चेंज होता है वो एवोल्यूशन का चेंज जो है वो होता है। तो ये होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसके अलावा आता है म्यूटेशन, कि आपका बाय बर्थ ही आपके अंदर म्यूटेशन हो। म्यूटेशन आपके डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से भी जीन्स के अंदर आ सकती है। मतलब वो आपने अक्सर सिंड्रोम्स देखे होंगे, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, इस तरह बहुत से सिंड्रोम्स होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है कि जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है। और म्यूटेशन की वजह से भी एवोल्यूशन लीड करती है। में क्या होगा कि आपका जो डीएनए है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डीएनए है, तो इस डीएनए के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, इसकी जो जीन्स की ट्रांसलोकेशन हो रही है, यानी कि जीन्स की पोजीशन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको भी हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन जो है ये भी म्योसिस के केसेस से मोस्टली होती है। माइटोसिस जो होता है उसके अंदर सिंपल एक सेल साइकिल में माइटोसिस और म्योसिस का अगर आपने डिफरेंस देखा तो माइटोसिस सिंपल सेल की डिवीजन करते हैं, और जो म्योसिस होती है वहां होती है क्रॉसिंग ओवर होगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी, चेंज आ जाएगा। इसी तरह आपका जो डीएनए है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं, और उन मिलियन ऑफ स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म जाके ही एग को फर्टिलाइज करता है, तो इसको हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर भी म्यूटेशंस आ जाती हैं, और म्यूटेशन की वजह लीड्स टू एवोल्यूशन। इसी तरह अगर हम जीनेटिक फ्लो फोर्थ फैक्टर की बात करें, तो मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, तो इस पॉपुलेशन की में जीन्स के फ्लो को भी हम कहते हैं कि ये एडिएशंस काज करता है, वेरिएशंस जो है वो एवोल्यूशन को लीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टर्स हैं ये वेरिएशंस काज करते हैं। अब हम इसके आगे फर्दर टाइप्स करते हैं, टाइप्स को डिस्कस करें कि वेरिएशंस किस तरह की होती हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। मैंने ना इनका टेबल बना दिया ताकि आप आराम से अगर पेपर में आते क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सको। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन और कंटिन्यूअस वेरिएशन, यानी कि इसके डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं, मतलब कि इसमें जो फिनोटाइप्स हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं, डिफाइंड होती हैं, इनके दरमियान में कोई नहीं होती, वहाँ वेरिएशन साथ साथ आती जाती है और बिल्कुल माइनर होती है, आप डायग्नोस नहीं कर सकते वेरिएशंस को। इसके अलावा ये जो है इसको आप डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होती हैं, वो डिस्टिंक्ट डिफाइंड होती हैं, ऑलरेडी इनको मेजर नहीं आप करते। लेकिन जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं इन्हें आप मेजर कर सकते हो फ्रॉम वन रेंज टू अनदर रेंज। यानी कि आप अगर स्किन कलर या इंटेलिजेंस या हाइट की बात करते हो तो एक रेंज से दूसरी रेंज तक आप इसको मेजर कर सकते हो। सिर्फ एक ही जीन पेयर होता है जो इनको कंट्रोल करता है, लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएशंस में बहुत ज्यादा जीन पेयर चाहिए होते हैं कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके अंदर स्किन कलर की एग्जाम्पल लेते हो, तो आप स्किन कलर को ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल या तो ब्लैक है या व्हाइट है, क्योंकि आपको इस रेंज में बहुत से डिटेल्ड रेंज मिलेगी, तो उसको आप मेजर तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो आपने जीन पेयर है वो एक नहीं रख सकते, क्योंकि इनडिफाइंड बहुत ज्यादा जीन्स होते हैं। इसके अलावा हाइट है, हाइट या तो टू स्मॉल है या फिर टू लार्ज है, तो इसके अलावा आप ये इसके टू स्मॉल से टू लार्ज के दरमियान बहुत ज्यादा रेंजेस आती हैं, आप कोई दो तीन स्पेसिफाई नहीं कर सकते रेंज। इसी तरह जो डिस्कंटिन्यूअस वेरिएशन की एग्जाम्पल हम एबीओ ब्लड ग्रुप की एग्जाम्पल लेते हैं, एबीओ में क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ओ होगा या फिर एबी होगा, इसके अलावा दरमियान में कोई नहीं होगा। लेकिन जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है उसमें स्किन कलर क्या है, ब्लैक होगी, व्हाइट होगी, लाइट कलर होगा या फिर डार्क कलर हो जाएगा,
ये डार्क ब्राउन हो सकता है, या फिर इस तरह ना हम रेंजेस लेते हैं हाइट में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, बहुत ज़्यादा रेंजेस लेते हैं, हम कोई 2-3 स्पेसिफाई नहीं कर पाते। तो इस तरह ये जो डिस्कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है ये इन्वायरमेंट इसको इफेक्ट नहीं कर पाता, मेंटल फैक्टर्स इनके इस डिस्कॉन्टिन्यूस वेरिएशन को इफेक्ट नहीं करते। लेकिन कॉन्टिन्यूस में आप देखोगे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसको बहुत इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप स्किन कलर की ही एग्जांपल ले लो, तो अगर आपकी इन्वायरमेंट अगर किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पोल्यूशन है, प्रोटीनेटेड एरिया है, तो वहाँ आपकी स्किन कलर डार्क हो जाएगा। और किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ फ्रेश इन्वायरमेंट है, फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिल रही है, तो वहाँ पर स्किन कलर लाइट हो जाएगा। स्किन पोल्यूशन नहीं है, जहाँ ब्लैक स्मोक ऑलरेडी है, तो आपका कलर भी डार्क हो जाएगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस जो हैं वो इन्वायरमेंट के जरिए इफेक्ट होती हैं, लेकिन जो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस हैं वो इन्वायरमेंट के जरिए इफेक्ट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये ना शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है कि डिफरेंस बताएं डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन और कॉन्टिन्यूस वेरिएशन के दरमियान। तो मैंने आपको डिफरेंस जो क्लियर कर दिया, आप आराम से इस पेपर में इसको लिख सकते हो। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन। वेरिएशंस हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है कि एवोल्यूशन जो है वो वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन कैसे। इसके अंदर थ्योरीज बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत सी थ्योरीज पेश की थी। बैक हिस्ट्री में जाए तो एवोल्यूशन की थ्योरीज जो है वो साइंटिस्ट हर मतलब के देते रहे हैं। तो इसमें जो थ्योरी क्रिएट हुई थी वो थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नहीं, ये कहती है कि वेरिएशंस एवोल्यूशन को लीड नहीं करती। जो इंसान जो ऑर्गेनिज्म जैसा है वो वैसे का वैसे ही मतलब क्रिएट किया गया, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, या फिर वक्त के साथ कोई चेंजेस नहीं आएंगी। इस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने पेश की थी। और नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर पहला फैक्टर ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो ही सर्वाइव कर पाएगा और जो फिट होगा वही रिप्रोड्यूस कर सकेगा। तो रिप्रोडक्शन भी उसी की ही होगी। दो तरह के माउस है ना, ब्लैक और व्हाइट। तो अगर व्हाइट वाला माउस का सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं है, उसकी डेथ हो जाएगी। जो ब्लैक वाला माउस है उसकी सर्वाइवल अच्छा है, वो आगे से फर्दर जो है वो रिप्रोड्यूस कर पा सकता है। तो ब्लैक की पॉपुलेशन ही इंक्रीज होगी, व्हाइट की तो फिर इंक्रीज ही नहीं होगी। इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और रिप्रोडक्शन। और तीसरे नंबर पे न्यूट्रिएंट्स। जिस ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स अच्छी मिल रही हैं वही सर्वाइव कर सकेगा। सर से पता है न्यूट्रिएंट्स का आपका ताल्लुक आपके सर्वाइवल के साथ है, और जिसको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रही तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेरेंट्स है, अगर पेरेंट्स के अगर 4 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से अगर 3 को न्यूट्रिएंट्स मिल रही हैं प्रॉपर पर एक को नहीं मिल रही, तो वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। उनमें से जो 3 है वो फर्दर जो है वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे और वो आगे से सर्वाइव भी कर सकेंगे। इसकी एग्जाम्पल में हम ना लेते हैं माउस की और कैट की। अब ये रैट्स हैं, रैट्स की फॉर एग्जांपल 3 तरह के कलर्स हैं। वाइट कलर का रैट है, मीडियम रैट है, अल्फा रैट, तो ब्लैक रैट है। अब कैट जो है इसको जो कलर अट्रैक्ट करता है वो वाइट और मीडियम कलर अट्रैक्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन में ये रैट्स है, इसने रिप्रोड्यूस किया, इसने 3 तरह के इसके आगे से ऑफस्प्रिंग है जिसमें वाइट, मीडियम और ब्लैक रैट्स हैं। अब ये जो कैट है इसने इसको व्हाइट कलर ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मीडियम कलर फिर अट्रैक्ट करता है और फिर ब्लैक कलर अट्रैक्ट करता है। तो ये कैट फॉर एग्जांपल अगर व्हाइट रैट को यानी कि इसका शिकार कर लेती है तो ये वाला निकल गया, खत्म हो गया, इसका सर्वाइवल खत्म हो गया। अब एट द एंड क्या होगा, ये मीडियम और ये ब्लैक इन्होंने रिप्रोड्यूस करना है। तो फॉर एग्जांपल जो मीडियम है ये रिप्रोड्यूस करेगी, तो ये भी लाइट कलर का रैट एक प्रोड्यूस करेगी, रैट प्रोड्यूस करेगी और एक मीडियम। इसी तरह ये ब्लैक वाला जो है ये दोनों ब्लैक ही रिप्रोड्यूस करेंगे। हम होते हैं उनके अंदर जीन्स होते हैं लाइट कलर के भी, तो इस वजह से उसने लाइट का प्रोड्यूस करना है और मीडियम करना है। फॉर एग्जांपल मीडियम जो है वो आर इस तरह हो सकता है, तो इससे जब रिप्रोड्यूस। और हमने पढ़ा था, हमने पहले मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन वाला उसके अंदर भी पढ़े हुए हैं ना कि अगर इस तरह रिप्रोडक्शन होती है तो ये आर्गेमेट्स बने, ये आर्गेमेट्स बने, ये आर और इन्होंने आगे से रिप्रोड्यूस करना है, तो वाइट और मीडियम जो है इस तरह प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब इस मीडियम, अब जब कैट आएगी फॉर एग्जांपल उस कैट ने लाइट और मीडियम दोनों को शिकार करने भी नहीं रहेगी, ओनली ब्लैक लेफ्ट। अब इस ब्लैक ने फर्दर रिप्रोड्यूस करना है, इसने भी 2 ब्लैक्स प्रोड्यूस करनी है, इसने भी 2 ब्लैक। इससे भी क्या है कि वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन। अब हमारे पास या हम अगर मोस्टली अगर हम अपनी इन्वायरमेंट में भी देखें तो हमें ब्लैक कलर के रैट्स ज़्यादा नजर आते हैं, यानी कि अब ब्लैक का कैट जो रैट्स हैं ये सर्वाइवल है, यानी कि इनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बने हैं, इनके न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिले, इन्वायरमेंटल फैक्टर अच्छे मिले हैं। लाइट और जो मीडियम रैट्स थे इनको वो चीज़ें नहीं मिली, तो ये शिकार होते गए हैं। ब्लैक जो है उनकी प्रोडक्शन उनकी आती गई है, तो अब उनका सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो इन्वायरमेंट यानी कि जिसके अंदर तीनों फैक्टर्स होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं और इसके अलावा रिप्रोडक्शन हो रही है, तो वो ही आगे से फर्दर इन्वायरमेंट सर्वाइव कर सके, जो रिप्रोड्यूस कर सके स्पीशीज। यानी कि जो दूसरी होगी, जैसे ये इसको नहीं सर्वाइवल मिला ये भी चलेगी, इसको इन दोनों को भी सर्वाइवल नहीं मिला ये दोनों भी खत्म हो गए। तो अब हमारे पास जो जनरेशन में बचे हैं वो ब्लैक कलर के ही बचे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल मोस्ट होते हैं, वो भी इस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर उनका भी अडॉप्टेशन एक इन्वायरमेंट में आ गई है ब्लैक कलर की, ताकि ट्रंक्स के साथ वो अपने आप को उनका कलर मैच कर सके और उनके पे के चांसेस जो है वो कम हो सके।
इसके अलावा एक होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एक होती है नेचुरल सिलेक्शन और एक होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का तो मैंने आपको बता दिया कि ये इन्वायरमेंट खुद सेलेक्ट करती है। सिलेक्शन इज सिलेक्टेड बाय मैन, हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि किन ऑर्गेनिजम्स की हमें ज़रूरत है या किस फ्रूट्स की ज़रूरत है, किस वेजिटेबल्स की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसमें जो हम एनिमल्स को आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए सेलेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रीड्स, और जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कल्टीवर्स कहते हैं। अगर जो ब्रीड्स में एनिमल्स आ जाते हैं, वो एनिमल्स जो कि हमारी आर्टिफिशियल सिलेक्शन को डिमांड को पूरी कर सकते हैं, हम ब्रीड्स कहते हैं। ब्रीड्स में हमारे पैन आ सकती है, शीप्स आ सकते हैं, काउज आ सकती हैं, मतलब इनको हम आर्टिफिशियल इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं और देन इनकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए हम इनसे अपनी डिमांड्स ले सकते हैं। इसी तरह कल्टीवर्स और वैराइटीज में हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जो कि हमारी नीड्स को, हमारी पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा कर सके, तो उसमें आ जाते हैं कल्टीवर्स और वैराइटीज आ सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा मोस्टली लेबोरेटरीज में अंदर होता है, और आजकल मोस्टली जो प्रोसेस हो रहे हैं या जो भी आपको ज़्यादातर फूड मिल रहा है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए ज़्यादा मिल रहा है। और उसके इस तरह कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमें मिले रहते हैं। टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग मोस्टली हम जब करते हैं तो वो भी ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर ही आ जाती है। उसमें भी कंटेनर्स होते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिले जाते हैं। इंक्यूबेटर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर जो है उसको सेट कर सकते हैं। देन वो इंक्यूबेटर्स जो है टेम्परेचर को सेट करते हैं, जो कि हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर बॉडी का जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस। पीएच को चेक करने के लिए पीएच मीटर्स होते हैं, यानी कि ये सारी ऑक्सीजन डिमांड्स वगैरह जो उस इंडिविजुअल को, अगर तो ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म को दी जाती हैं, और प्रॉपर उसको वही हार्मोन्स वही चीज़ें दी जाती हैं जो कि नेचुरल सिलेक्शन में ज़रूरत होती है, ताकि और आर्टिफिशियली हम उसको किसी भी सीजन विदाउट एनी सीजन भी हम उनको ब्रीडिंग करवा सकते हैं। इसी तरह कल्टीवर्स जो हैं, यानी कि जो बहुत से फ्रूट्स ऐसे वेजिटेबल्स आप ऐसे देखते होंगे जो कि एक सीजन आउट भी हो गया फिर भी वो चीज़ें मिल रही हैं। तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए इनकी आपको इसमें सीजन के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना पड़ता कि यही सीजन मई से जून की कोई भी आपके पास प्लांट है तो वो मई से जून में ही ब्रीड करे, वो किसी और सीजन में भी ब्रीड कर सकता है थ्रू प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया कि वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन, और ये हमारा चैप्टर जो इनहेरिटेंस का ये कंप्लीट हो गया है। और इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको साथ साथ डिटेल में बताती गई हूँ, और होप्स तो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।